साल 2013 आईपीएल का छठा सीजन। इधर मैच चल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम मैच के दौरान कैमरे के पीछे बैठकर फोन टैप कर रही थी, जिसका मकसद था आईपीएल मैच में फिक्सिंग करने वाले अंडरवर्ल्ड बेटिंग नेटवर्क को ट्रैक करना। और इसी बीच दिल्ली पुलिस को पता चला कि आईपीएल मैच में जैसे ही प्लेयर टाल को जर्सी में खोसते हैं या अपनी टी शर्ट को 2 बार ऊपर नीचे करते हैं तो ये एक फिक्सिंग की तरफ इशारा है। और ये इनपुट मिलते ही दिल्ली पुलिस की एक टीम 16 मई की रात 3 क्रिकेटर्स को अरेस्ट कर लेती है। एस श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन 3 खिलाड़ियों के बारे में नहीं है। ये कहानी आईपीएल फैंस के इमोशन से होने वाले उस खिलवाड़ की है जिसके पीछे दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क काम करता था। और बड़ी बात यह थी कि इसमें सिर्फ प्लेयर्स ही नहीं, टीम ओनर्स तक शामिल थे। हम बात कर रहे हैं 2013 में हुए आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो खेलवर्स। इस आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग को समझने के लिए हमें 2013 से 19 साल पीछे चलना पड़ेगा। वो साल था 1994, जिस साल देश छोड़कर भागे एक शख्स ने क्रिकेट को अपने काबू में करने की पहली साजिश रची थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका में सिंगर वर्ल्ड सीरीज खेल रही थी। एक रात कोलंबो के ओबरॉय होटल में एक शख्स ने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर मार्क वॉ से मुलाकात की, जहां उसने अपना नाम जॉन बताया और उसने ये बताया कि वो क्रिकेट मैचेस पर बेट लगाता है। जॉन ने मार्क से मैच से पहले पिच और वेदर रिपोर्ट की जानकारी मांगी और कहा कि वो इसके बदले पैसे देगा। वॉ ने सिर हिलाते हुए हामी भर दी और फिर जॉन को अपने दोस्त शेन वॉर्न से भी मिलवाया। जिसके बाद 1995 में जब इस बात की जानकारी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को हुई तो उन्होंने वॉ पर $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स और वॉन पर $8,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फाइन लगा दिया और इसके बाद ये जानकारी दबा दी गई। लेकिन ये सीक्रेट ज्यादा समय तक छिपा नहीं। दिसंबर 1998 में जब ESPN क्रिकइन्फो ने इसका खुलासा किया तो एसीबी के उस वक्त के सीईओ मैल्कम स्पीड ने मीडिया के सामने आते ही एक स्टेटमेंट रिलीज करके सफाई दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों प्लेयर्स ने सिर्फ मैच से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन शेयर की थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और बस इतना बहुत था, क्योंकि उसी सुबह एक मैच के दौरान मार्क वॉ जब एडिलेड ओवल में बैटिंग करने उतरे तो भीड़ ने बू करना शुरू कर दिया। उनके खिलाफ जमकर हुटिंग हुई। ESPN क्रिकइन्फो की उस रिपोर्ट के मुताबिक डील के बदले वॉ को $6,000 और वॉन को $5,000 मिले थे। दोनों प्लेयर्स ने बाद में मीडिया के सामने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि उन्होंने जॉन को पिच और वेदर की इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन टीम लाइनअप या टेक टेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया। और अब क्रिकेट के फिक्सिंग स्कैम के इस पूरे नेटवर्क में जॉन कोई पहला बुकी नहीं था। वो उस नेटवर्क का एक धागा था जो भारत, पाकिस्तान और दुबई को जोड़ता था और इसी नेटवर्क ने क्रिकेट को अंदर से खोखला करने की साजिश रची। 1994 में ही जब ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची तो कराची टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के कैप्टन सलीम मलिक ने शेन वॉर्न, टिम मे और मार्क वॉ को अप्रोच किया। उन्हें ऑफर दिया कि टेस्ट मैच में खराब खेलो और बदले में $2 लाख मिलेंगे, लेकिन इन तीनों प्लेयर्स ने मना कर दिया। और जब ये मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचा तो जांच के लिए जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम की अगुवाई में कमीशन बना। इन्वेस्टिगेशन के बाद साल 2000 में सलीम मलिक पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया और ये पहली बार था जब किसी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच फिक्सिंग एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बन गया है। उधर पाकिस्तान में ये सब हो रहा था, इसी बीच इंडिया में भी एक बम फटा। जून 1997 आउटलुक मैगजीन में मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू छपा। प्रभाकर ने एलिगेशंस लगाए कि 1994 के कोलंबो सिंगर कप में एक सीनियर प्लेयर ने उन्हें खराब खेलने के लिए $25 लाख ऑफर किए थे। वो नाम था कपिल देव। इस आरोप को लेकर बीसीसीआई ने रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ की अगुवाई में कमीशन बनाया, लेकिन प्रभाकर ने जजेस को घूस देने वाले की इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं की। और जब बाद में एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट करण थापर ने कपिल देव से इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि I'd have committed suicide before taking bribes. Take all my money, I don't want it. I come from a family where respect comes first. इन आरोपों के बीच कपिल देव ने भारत के हेड कोच की पोजीशन से रिजाइन कर दिया और इसे कुछ ही महीनों बाद सीबीआई ने भी कपिल देव को क्लीन चिट दे दी।
लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रभाकर, जिन्होंने खुद कपिल देव पर आरोप लगाए थे, वो खुद साल 2000 में ही सट्टेबाजों से कनेक्शंस के लिए दोषी पाए गए, जिसके बाद उन पर 5 साल का बैन लग गया। अब ये सब तो चल ही रहा था कि इसी बीच दिल्ली पुलिस को एक कॉल रिकॉर्डिंग मिली जिसमें साउथ अफ्रीका के कैप्टन हांसी क्रोनिये और सट्टेबाज संजय चावला मैच फिक्स करने की बात कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ईश्वर सिंह रेधु ने 7 अप्रैल 2000 को इसका खुलासा कर दिया। इसके जवाब में हांसी क्रोनिये 9 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोलते हैं कि आई वांट टू मेक इट 100% क्लियर दैट आई डिनाई एवर रिसीविंग एनी सम ऑफ मनी। लेकिन इसके 2 ही दिन बाद 11 अप्रैल को रात को 3 बजे वही क्रोनिये साउथ अफ्रीकन बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अली बाकर को कॉल करते हैं और घूस लेने की बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उनकी कैप्टनसी चली जाती है। उधर साउथ अफ्रीका में इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए उस वक्त के प्रेसिडेंट थाबो एम्बेकी ने एक कमीशन बनाया, जिसके सामने क्रोनिये ने कहा कि मैं लालच और इजी मनी के चक्कर में ऐसे खेल में फंस गया जिससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि 1996 से 2000 के बीच क्रोनिये ने सट्टेबाजों से करीब $1 लाख लिए थे। इसमें वो $30,000 भी थे जो 1996 में कानपुर में सट्टेबाज MK गुप्ता ने दिया था। इस बात को बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने भी एडमिट किया कि क्रोनिये ने उन्हें नागपुर ODI में 20 से कम रन बनाने के लिए $15,000 ऑफर किए थे। इस खुलासे के बाद अक्टूबर 2000 में क्रोनिये पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1 जून 2002 को क्रोनिये की साउथ अफ्रीका में एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। और अब क्रोनिये स्कैंडल की आग इंडिया में भी लगी। CBI की 12 सदस्यीय टीम जो जांच करने के लिए मैदान में उतरी, जिस पर बाद में जॉइंट डायरेक्टर RN सवानी ने बताया कि 6 महीने की कड़ी जांच में सभी को पता चल चुका था कि मैच फिक्सिंग हो रही है, लेकिन कोई भी इसे गहराई से उजागर करना नहीं चाहता था। इसमें सबसे बड़ा नाम था मोहम्मद अजहरुद्दीन, 99 टेस्ट मैचेस खेलने वाले भारत के पूर्व कप्तान। CBI रिपोर्ट के सेक्शन 3 के अनुसार 1995 में होटल ताज पैलेस दिल्ली में सट्टेबाज MK गुप्ता ने अजहरुद्दीन को 50 लाख एडवांस दिए, इस अरेंजमेंट के साथ कि ये रकम फ्यूचर मैचेस की फिक्सिंग में एडजस्ट कर दी जाएगी। और यही वो कनेक्शन सामने आता है जो दोनों स्कैंडल्स को एक ही धागे में पिरो देता है। 1996 में कानपुर टेस्ट के दौरान MK गुप्ता ने अजहरुद्दीन के थ्रू ही हांसी क्रोनिये को $30,000 दिए थे। ये वही पैसे हैं जो साउथ अफ्रीका के किंग कमीशन की रिपोर्ट में सामने आए। फिर CBI रिपोर्ट में भी सामने ये आया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने पैसे लेकर मैच फिक्स किए और अंडरवर्ल्ड ने भी उन्हें इसके लिए कांटेक्ट किया था। इसके बाद 5 दिसंबर 2000 को BCCI ने अजहरुद्दीन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया। साथ ही अजय शर्मा पर भी लाइफ टाइम बैन लगाया गया, जो सट्टेबाज और खिलाड़ियों के बीच पैसों का लेन देन करवाता था। इसके अलावा BCCI ने अजय जडेजा पर भी 5 साल का बैन लगा दिया। मैच फिक्सिंग के लिए कोई क्रिमिनल लॉ नहीं होने की वजह से प्लेयर्स पर तो बैन लगा, लेकिन उनको कभी भी जेल नहीं हुई। इसकी वजह से अंडरवर्ल्ड धीरे धीरे क्रिकेट को अपने इशारों पर चलाने की कोशिश करने लगा। लेकिन आखिर ये हो कैसे रहा था? चलते हैं साल 1986 की तरफ। दाऊद इब्राहिम एक मर्डर केस के बाद मुंबई छोड़कर दुबई चला गया और 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने साल 2011 में उसे 10 मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स यानी भगोड़ों की लिस्ट में 3रे नंबर पर रखा। और तो और US ट्रेजरी ने दाऊद की डी कंपनी को ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। फिर 2015 में US कांग्रेशनल रिपोर्ट ने भी डी कंपनी को 5000 लोगों का एक क्रिमिनल नेटवर्क बताया, जो ज्यादातर इंडिया, पाकिस्तान और UAE में फैला हुआ था। इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट के अनुसार डी कंपनी ने अपने ग्लोबल बेटिंग नेटवर्क का इस्तेमाल क्रिकेट मैच को फिक्स करने के लिए किया। ईडी के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया कि पाकिस्तान और दुबई से कई सारे कॉल्स आ रहे हैं जो दाऊद इब्राहिम के सट्टेबाजी नेटवर्क का बड़ा सेंटर माने जाते हैं। इसके साथ ही CBI की साल 2000 में चली इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्टर रहे RK राघवन ने बताया कि जांच में अबू सलेम अनीस इब्राहिम के नाम सामने आए। यही अनीस इब्राहिम दाऊद इब्राहिम का भाई है। अब सवाल यह है कि ये फिक्सिंग का पूरा सिस्टम अंदर से कैसे काम करता था। डिजिटल स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स कैफे की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मैच फिक्सर्स किसी प्लेयर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते थे। वो पहले उसे गिफ्ट्स,
मील्स और फेवर्स देकर रिलेशनशिप बनाते थे और इसके बाद प्लेयर्स को धीरे धीरे डिपेंडेंट बनाने लगते थे और फिर कभी हेल्प के नाम पर तो कभी लोन के नाम पर पैसे दे दिए जाते थे और एक बार अगर जेब में पैसा आ गया तो प्लेयर्स के लिए मना करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैच फिक्स होने का एक कोडेड सिग्नल होता था। डेक्कन क्रॉनिकल और मुदगिल कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में श्रीशांत का सिग्नल टाल को ट्राउजर्स में खोसना, उधर चौहान का सिग्नल था रिस्ट बैंड, तो वहीं चंडीला का सिग्नल था शर्ट को पुल अप करना। ये सभी सिग्नल्स पहले से प्री डिसाइडेड होते थे और जैसे ही सिग्नल मिलता था सट्टेबाज बाहर बेट लॉक करने लगता था और इस सब के लिए सबसे आसान टारगेट थे ये नए प्लेयर्स जो छोटे शहरों से आते थे और फाइनेंशियल रूप से कमजोर होते थे। इसीलिए जब साल 2008 में आईपीएल आया तो ये पूरा इकोसिस्टम पहले से तैयार था। 13 सितंबर 2007 आईसीसी वर्ल्ड टी20 के दौरान बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी ने इंडियन प्रीमियर लीग की घोषणा की। ये वही साल था जब पहला टी20 वर्ल्ड कप हुआ और इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बनी। ललित मोदी का फॉर्मूला बहुत सिंपल था कि रात को 8 बजे मैच होगा, बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा, खूब सारा ग्लैमर होगा और क्रिकेट को एक नई आइडेंटिटी मिलेगी। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों को आईपीएल देखने की तरफ अट्रैक्ट करना था। इधर 24 जनवरी 2008 को मुंबई के क्रिकेट सेंटर पर आईपीएल की 8 टीमों की बोली लगी। सभी टीम्स का बेस प्राइस $50 मिलियन था, लेकिन ओवरऑल बोली लगी $723 मिलियन की। इंडियन रुपीस में अगर इसकी बात की जाए तो करीब 2,894 करोड़ रुपए। वहीं मीडिया राइट्स के लिए सोनी और वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप ने $1 बिलियन से ऊपर की डील साइन की, जो अब 15 सालों में करीब 6 गुना बढ़ चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, 20 फरवरी 2008 को हुए पहले आईपीएल प्लेयर्स ऑक्शन में एमएस धोनी को सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपयों में खरीदा गया। कई ऐसे युवा प्लेयर्स थे जो रणजी ट्रॉफी में कुछ हजार कमाते थे और अचानक से अब वो करोड़पति बन गए थे। ओवरऑल कहें तो आईपीएल ने क्रिकेट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बना दिया। इसलिए पैसों के लालच में यहाँ वो लोग भी आ गए थे जो किसी भी तरीके से पैसे कमाना चाहते थे और बस फिर कुछ सालों में आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग बन गई। ये मॉडल सक्सेसफुल था रेवेन्यू के लिए और साथ ही देश में भरे बेशुमार क्रिकेटिंग टैलेंट के लिए। क्योंकि अब उनके पास एक बड़ा मंच था, लेकिन इस रोशनी में एक अंधेरा भी था जो ग्लैमर के साथ घुल चुका था। इस बीच साल 2013 में आईपीएल का 6वां सीजन आ गया। रात को मैचेस हो रहे थे, स्टेडियम्स खचाखच भरे थे, दर्शक चिल्ला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और कैमरे के पीछे दिल्ली पुलिस की टीम फोन टैप करके अंडरवर्ल्ड बेटिंग नेटवर्क को ट्रैक कर रही थी। तभी मैच फिक्स करने के आरोप में 15 और 16 मई की रात दिल्ली पुलिस ने 3 प्लेयर्स को अरेस्ट कर लिया, श्रीशांत, अजित चंडीला और अंकित चौहान। इसके बाद जस्टिस मुकुल मुदगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने बताया कि श्रीशांत को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक मैच में 1 ओवर में तय नंबर्स ऑफ रन देने थे। इसके लिए उन्होंने एक सिग्नल रखा था, बॉलिंग शुरू करने से पहले टाल को अपनी ट्राउजर्स में खोस लेना। इस मामले में दिल्ली पुलिस के पास एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी थी, जिसमें श्रीशांत अपने दोस्त जीजू जनार्दन और सट्टेबाज चंद्रेश पटेल उर्फ सीपी से बातचीत कर रहे थे। इस रिकॉर्डिंग में श्रीशांत ने 1 ओवर में 14 रन देने की बात कही। उधर होटल के सिक्योरिटी फुटेज में भी देखा गया कि श्रीशांत के एसोसिएट अभिषेक शुक्ला उनके रूम से $5.5 लाख लेकर निकले। तीनों प्लेयर्स को 36,000 से लेकर $1,09,000 पर फिक्स के बीच रकम ऑफर की गई थी। मैच में चौहान का सिग्नल था रिस्ट बैंड, वहीं चंडीला का सिग्नल था शर्ट को पुल अप करना। एक मैच में चंडीला सिग्नल देना भूल गए, इसके बावजूद उन्होंने 1 ओवर में 14 रन दे दिए। इसके बाद 16 मई 2013 की सुबह बीसीसीआई सेक्रेटरी संजय जगदाले ने एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि हाल में ही हुई घटनाओं से वो हैरान और दुखी हैं और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब तक ये स्टेटमेंट आई, जांच की नदी 3 प्लेयर्स से कहीं आगे जा चुकी थी और अब वो आईपीएल की नींव को छू रही थी। मुंबई पुलिस बिंदु दारा सिंह की कॉल रिकॉर्डिंग्स मॉनिटर कर रही थी और उन कॉल्स में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, गुरुनाथ मय्यप्पन।
24 मई 2013 को मैयप्पन को अरेस्ट कर लिया गया और तब जाकर देश को पता चला कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन के दामाद है मैयप्पन। इसके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल। सीएसके ने तुरंत मैयप्पन से दूरी बनानी शुरू कर दी। सीएसके को बनाने वाली कंपनी इंडिया सीमेंट्स ने स्टेटमेंट दिया कि मिस्टर मैयप्पन इज नीदर द ओनर नॉर द सीईओ और टीम प्रिंसिपल ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स। ही इज ओनली वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम। ये इन्वेस्टिगेशन यहाँ रुकी नहीं। 5 जून को राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की और 6 जून को पुलिस ने क्लेम किया कि कुंद्रा ने कन्फेस किया है कि उन्होंने अपनी ही आईपीएल टीम पर बेट्स लगाई। और फिर 4 जून 2013 को दिल्ली पुलिस ने दावा किया जिसने इस पूरे स्कैंडल को एक नई रोशनी में रख दिया। श्रीशांत, चंडीला, चौहान और 23 अन्य लोग दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के इशारे पर काम कर रहे थे। अरेस्ट हुए सट्टेबाज सुनील भाटिया ने दिल्ली पुलिस को बताया कि इंडियन क्रिकेट लीग और बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी फिक्सिंग इन्वॉल्व है। इस वीडियो के चैप्टर 2 में जो हमने दाऊद के डी कंपनी नेटवर्क के बारे में बात की थी वो महज बैकग्राउंड नहीं था, वो इस स्कैंडल का ऑपरेटिंग इंजन था। जिसके बाद 25 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन को कहा कि ये कितना घिनौना है कि एन श्रीनिवासन अब भी बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं। अगर आप खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो हमें आपको हटाने के लिए आदेश पारित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरकत में आकर जस्टिस मुकुल मुदगिल कमेटी बनाई जिसकी रिपोर्ट फरवरी 2014 में आई। फिर जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी। दोनों कमेटीज के निष्कर्ष एक ही दिशा में थे कि स्कैंडल सिर्फ 3 प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा है, ये पूरे सिस्टम की बात है। फिर 30 जुलाई 2013 को दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत समेत 39 लोगों के खिलाफ 6000 पेजेस की चार्जशीट दायर की। लेकिन कोर्ट्स की अपनी रफ्तार होती है। 10 जून को ही श्रीशांत, चौहान और 17 अन्य आरोपियों को दिल्ली कोर्ट ने बेल दे दी क्योंकि मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत चार्जेस के लिए एविडेंस को इनसफिशिएंट पाया गया। और अब 25 जुलाई 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने श्रीशांत, चंडीला और चौहान के सभी क्रिमिनल चार्जेस ड्रॉप कर दिए। कोर्ट की बरी और बीसीसीआई के बैन 2 अलग रास्ते थे। बीसीसीआई ने श्रीशांत पर लाइफ टाइम बैन लगाया था जो मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को सेट असाइड कर दिया। और फिर अगस्त 2019 में बीसीसीआई लोकपाल जस्टिस डीके जैन ने बैन को घटाकर 7 साल किया जो सितंबर 2020 में एक्सपायर हुआ। जनवरी 2016 में चंडीला को बीसीसीआई ने लाइफ टाइम बैन दिया जो फरवरी 2023 में हटा दिया गया। और अब यहाँ पर एक और कड़ी जोड़नी जरूरी है जो इस पूरी कहानी को बांधती है। अजहरुद्दीन का 2000 का वो लाइफ टाइम बैन जिसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नवंबर 2012 में यानी 2013 की आईपीएल स्कैंडल से ठीक पहले इलीगल ठहरा दिया था। पुराने घाव अभी भरे नहीं थे कि ये नए खुल गए। फिर साल 2015 में फ्रेंचाइजी लेवल पर सजा सुनाई गई। लोढ़ा कमेटी ने सीएसके और आरआर दोनों को 2 साल के लिए आईपीएल से सस्पेंड कर दिया जो क्रिकेट फ्रेंचाइजी हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी सजा थी। सिर्फ इतना ही नहीं, पेप्सी जिसने 396 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप की डील की थी, उसने 3 साल में ही अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जिसके बाद 238 करोड़ रुपए चुकाकर वो बाहर निकल गया। अब इस पर क्रिकेट राइटर अयाज मेमन ने कहा कि पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी का हटना एक बड़ा झटका था। वो बार बार के विवादों से परेशान होकर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए अलग हो गए। एक ग्लोबल ब्रांड का इस तरह निकल जाना बता रहा था कि रेपुटेशन की जो कीमत चुकाई जा रही थी वो सिर्फ टीवी रेटिंग्स तक सीमित नहीं थी। स्कैंडल का सबसे पहला और सबसे मेजरेबल असर टीवी स्क्रीन्स पर दिखा। बिजनेस स्टैंडर्ड्स ने टैम यानी टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट का डेटा पब्लिश किया। अरेस्ट से पहले की 4 शामों के आईपीएल मैचेस का एवरेज टीवीआर 3.65 था जो स्कैंडल के बाद अगले 3 मैचेस का एवरेज टीवीआर 3.13 रह गया, यानी करीब 14% का डिक्लाइन। और इधर हिंदी स्पीकिंग मार्केट्स में भी 3.72 से 3.2 तक की गिरावट दर्ज की गई और यह भी करीब 14% का डिक्लाइन ही था। सेटमैक्स के सीनियर वीपी नीरज व्यास ने ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से कहा कि एडवर्टाइजर्स में से किसी ने भी कैंसिल नहीं किया है और स्टेडियम्स पूरे खचाखच भरे हुए हैं, लेकिन एडवर्टाइजर्स का ना जाना और फैंस का दिल ना टूटना ये 2 अलग अलग बातें थी। जिसके बाद साल 2023 में नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री कॉट आउट में स्पोर्ट्स राइटर शादा उर्गा ने कहा कि स्कैंडल का सबसे ट्रैजिक आउटकम ये था कि हजारों फैंस के दिल इस तरह टूटे कि उनमें से बहुत से लोगों ने फिर कभी क्रिकेट देखा ही नहीं,
क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो क्रिकेट नहीं था, वो उनकी आस्था थी और वो टूट गई थी। लेकिन लॉन्ग टर्म डेटा अलग कहानी कहते हैं। मीडिया राइट्स जो साल 2008 से 2012 के बीच 8,200 करोड़ रुपए में बिके थे, वो साल 2023 से 2027 के बीच 48,390 करोड़ में बिके। जियो सिनेमाज ने 2023 में पीक पर 3 करोड़ 20 लाख ऑनलाइन व्यूअर्स रिकॉर्ड किए। स्कैंडल के 10 साल बाद आईपीएल पहले से कहीं बहुत बड़ी लीग बन चुका है, लेकिन फैंस की इमोशनल इन्वेस्टमेंट वो तो जरूर टूटी है, क्योंकि जो ट्रस्ट टूटा उसे कोई भी डेटा पूरी तरीके से मेजर नहीं कर सकता। स्कैंडल के बाद बीसीसीआई को एंटी करप्शन यूनिट और कई सारी पावर्स मिली और मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन आई कि कोई भी फिक्स के लिए अप्रोच करे तो 24 घंटे में एसीयू को बताना कंपलसरी है और ना बताने पर भी एक वायलेशन माना जाएगा। हालांकि मुदगल कमेटी ने एक्सप्लिसिटली कहा था कि आईपीएल की एंटी करप्शन बॉडीज का काम लार्जली डिससैटिस्फैक्टरी और इनइफेक्टिव था। लोधा कमेटी के बाद गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा को क्रिकेट से जुड़ी हुई किसी भी एक्टिविटी से बैन कर दिया गया। टाइटल स्पॉन्सरशिप में भी बदलाव आता रहा। पेप्सी के जाने के बाद 2016 में वीवो आया, जो 2020 में इंडिया चाइना टेंशन की वजह से चला गया, और फिर 2022 से टाटा ग्रुप ने 2,500 करोड़ रुपए में 2028 तक के टाइटल स्पॉन्सरशिप के राइट्स खरीदे। और हर स्कैंडल के बाद एक नया स्पॉन्सर, हर नए स्पॉन्सर के साथ एक नया फ्रेश स्टार्ट। अब ये इल्यूजन जो है, यही आईपीएल का पैराडॉक्स है। लेकिन ये सबसे बड़ा गैप वही है जो साल 2000 में सीबीआई ने रिकॉर्ड किया था। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने साल 2018 में एक रिपोर्ट दी जिसमें मैच फिक्सिंग को क्रिमिनल ऑफेंस बनाने की सिफारिश की। वो कानून आज तक नहीं बना। यूके में फ्रॉड एक्ट 2006 के जरिए पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स जेल गए। अब इंडिया में वही काम अभी तक नहीं हो पाया है। इधर इंटरनेशनली क्रिकेट में करप्शन को रोकने के लिए आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट हर साल रिपोर्ट्स जारी करती है, जिसके मुताबिक टी20 लीग्स जो अफगानिस्तान, यूएई, जिम्बाब्वे, यूएसए में उग रही हैं, उनमें फिक्सिंग का रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां ओवरसाइट कम है। आईपीएल 2013 में फिक्सिंग के बाद अब तक कोई भी बड़ा कंफर्म स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने नहीं आया है। हालांकि अभी करंट न्यूज साइकिल की बात की जाए तो क्रिकेट में हनी ट्रैप जैसे मामलों के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सामने नहीं आना और फिक्सिंग हुआ नहीं है, ये अपने आप में 2 अलग अलग बातें हैं और इन दोनों का फर्क आज भी किसी लॉ के बिना साबित नहीं किया जा सकता। फिलहाल आप मैच फिक्सिंग के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारी स्टोरी की स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी प्रांशु सिंह ने। कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी फरहान हैदर। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट।